हेलो फ्रेंड, आज हम एक नया चैप्टर विद्युत रसायन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम विलयन मतलब सॉल्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं और विद्युत रसायन जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये हमारा लेक्चर 1 है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है? जैसे हम पढ़े थे विलयन में अणुभार सबसे मोस्ट टॉपिक था, जिससे कि बिना विलयन अधूरा था। उसी तरह विद्युत रसायन में विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये श्रेणी याद होगी ना तो विद्युत रसायन का लगभग 50% सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक, अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है इससे हम आपको बताएंगे और इसे याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे कि इसे कैसे याद करते हैं। ठीक, देखिए हमने ये बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। देखिए विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे मानक अपचयन विभव विधि कहते हैं। अब ये आपको शायद न समझ में आए अभी, लेकिन हाँ जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको ज़रूर ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए ट्रिक हमारा क्या है, ली के काना मांगे आल जन। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ जब याद हो जाएगा ना आपको तब यही ट्रिक आपके जुबान पर रट जाएगी। ठीक, देखिए क्या है, ली के काना मांगे आल जन कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज 12 ब्रेड कल सोना। फिर कभी बस आप इसको लगातार रिवीजन करते रहिए कि ली के काना मांगे आल जन कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज 12 ब्रेड कल सोना। फिर कभी, फिर इसी तरह रिवीजन बार बार करते रहेंगे। अगर आप इसे कई बार रिपीट कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और इसका कितना इम्पोर्टेंट है हम इसे आपको बताएंगे। ठीक, देखिए ये हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। ली का मतलब क्या हुआ कि आप लिथियम जानते हैं, लिथियम Li होता है तो हम ली लिखे। के का मतलब क्या हुआ, के पोटेशियम। का मतलब क्या हुआ, Ca। और इसे तोड़ दीजिए, काना का मतलब क्या हुआ, का मतलब कैल्शियम और ना का मतलब Na। ठीक, सोडियम हो गया। फिर मांगे का मतलब क्या हुआ, Mg। फिर आल का मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम। जन मतलब Zn जिंक। फिर कर का मतलब क्या हुआ, क्रोमियम। एफ, अब देखिए यहाँ पर फिर आया, फिर 2 बार आया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो यहाँ पर का मतलब हुआ पहले जो आया Fe मतलब ये आयरन हो जाता है। फिर कूद का मतलब क्या होगा, Cd। ठीक, अब फिर नहीं का मतलब क्या हुआ, N। ठीक, Ni। फिर सुन का मतलब क्या हुआ, Sn। है का मतलब क्या हुआ, H। फिर कुआं का मतलब क्या हुआ, Cu कॉपर। फिर इला का मतलब क्या हुआ, I। आज का मतलब क्या हुआ, Ag। पारा को हम किससे डिनोट करते हैं, Hg को ही पारा कहते हैं। ब्रेड का मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन। फिर कल का मतलब क्लोरीन। सोना को हम किससे डिनोट करते हैं, Au से। ठीक, और फिर का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन। बस यही आपको याद करना होगा। क्या, ली के काना मांगे आलचन कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज 12 ब्रेड कल सोना। फिर कभी, अब कभी को अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस आपको ये चीज़ याद करना होगा। अब देखिए हम ये जो ट्रिक लिखे हैं अब इसी को हम एक लाइन में डिनोट करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए हमने उसी टेबल को इस तरह लाइन में डिनोट कर लिया। अब इसमें से देखिए आपको कितना मान किसका याद रखना होगा। सबका मान आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी देगा तो उसका मान दिया रहेगा। जैसे लिथियम हो गया, लिथियम का मान आप याद कर लीजिए, ये होता है -3.04 होता है, -3, ये 3 है, इसे करते रहे, -3.04 वोल्ट। इस हम जितना भी मान बताएंगे आपको वोल्ट में ही रहेगा। ठीक, आपको फिर उसके बाद जिंक का याद करना होगा। जैसे ये जिंक हो गया, इसका मान आप याद कर लीजिए, इसका होता है -0.76 वोल्ट। ठीक, अब उसके बाद आपको याद करना होगा हाइड्रोजन। देखिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को एक अलग पेन से डिनोट किया है। देखिए हाइड्रोजन जो है
ये हमारा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट का मतलब क्या हो, इसे ही हम जीरो मानेंगे। ये होता है कि 0.00 वोल्ट। ठीक, अब देखिए अगर इसके ऊपर जाएंगे, मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है ये हम इसे जीरो मान लिए, अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं और इसके नीचे जाएंगे तब देखिए हमारे क्या क्या मान परिवर्तित हो रहा है। ठीक, देखिए हम यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन पहले हम मान सबका बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या परिवर्तन होता है वो बताएंगे। देखिए अब हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को जीरो मानेंगे। अब इसके ऊपर जितना भी परमाणु आ रहा है, मतलब तत्व जो है वो माइनस में लेंगे, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी हैं उनको प्लस में लेंगे। और ये कॉपर का भी मान आपको याद करना होगा, जिसका मान आता है प्लस में 0.34 वोल्ट। ठीक, अब इसी तरह आपको फ्लोरीन का भी याद कर लेना होगा। फ्लोरीन का होता है 2.85 वोल्ट। अब देखिए नीचे का मान जितना भी आ रहा सब पॉजिटिव आ रहा, लेकिन ऊपर का मान जितना भी था सब नेगेटिव में था। ठीक, देखिए ये जो सीरीज हम बनाए हैं इसमें क्या है कि ऊपर वाले तत्व, मतलब मान लीजिए कि ये जैसे हम सीरीज बनाए हैं, इसमें निकेल और यहाँ पर हम मान लीजिए जैसे ये कैडमियम हो गया, ये फेरस हो गया। अब इसमें देखिए इसमें एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए अब ये जो फेरस है और ये कैडमियम है, इसमें ये सीरीज बनाने का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसमें जो ऊपर वाला तत्व है उसे हम ऑक्सीडेशन मानेंगे और नीचे वाले को रिडक्शन। ठीक, अब हमें समझ में नहीं आता कि किसे हम ऑक्सीडेशन माने और किसे हम रिडक्शन माने। अब देखिए यहाँ पर Fe है और यहाँ पर Cu है, इससे हम ऊपर सीरीज में जो है उसे हम ऑक्सीडेशन, उसका मतलब हम ऑक्सीडेशन मानेंगे और नीचे वाले तत्व को हम रिडक्शन मानेंगे। मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऊपर वाले को ऑक्सीडेशन हो, ऊपर वाला जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा और नीचे वाले जो है उसका रिडक्शन। ये सीरीज में याद करने का फार्मूला है। ठीक, रिडक्शन होगा। ठीक, अब आपको पता होगा ही कि जिस पर मतलब ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहेंगे, और जिस पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अगर नहीं पता हो तो आप याद कर लीजिए कि जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहेंगे। ठीक, और जिस पर रिडक्शन हो उसे हम कैथोड कहेंगे। ठीक, अब देखिए एनोड क्या होता है, एनोड निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, ये एनोड कैथोड हो गया, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन होगा और नीचे वाले पर रिडक्शन होगा। ठीक, अब देखिए हम सबसे मोस्ट टॉपिक क्या है कि हम जो बताने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी, मतलब क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होता है, देखिए जितने भी अभी तक हमने आपको मेटल बताया, देखिए मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल होता है। ठीक, मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है, देखिए मेटल और नॉन मेटल, जैसे हम ये आवर्त सारणी जब देखते हैं तो उसमें इस तरह से कुछ एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक, अब इसमें इसे हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, और इधर वाले को हम पी ब्लॉक कहते हैं और इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक, और आपको पता ही होगा कि इधर जितने भी ज़्यादातर मेटल होते हैं, यहाँ तक तो लगभग मेटल ही आते हैं, फिर उसके बाद ये जो होता है उदासीन वाले आ जाते हैं, फिर इधर नॉन मेटल आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कि हम इसमें रिएक्टिविटी देखेंगे, मतलब कौन मतलब किसमें ये कौन धातु है कौन अधातु, धातु अधातु को हम पहचान कर ये दिखाएंगे कि कौन मतलब किसका क्रियाशीलता कितना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम नेक्स्ट पेज पर बताएंगे आपको। देखिए जो हमने आपको सीरीज बनवाया है उसमें मेटल आते हैं। मेटल क्या होते हैं कि देखिए जो सीरीज में ऊपर हो, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, जो सीरीज में ऊपर है वह जो है वह ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। ठीक, अब देखिए जितने भी मेटल है सीरीज में वह ऊपर जितने भी हैं वह ज़्यादा क्रियाशील होंगे, किससे, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले के। ठीक, अब इसी तरह होता है नॉन मेटल।
ठीक। नॉन मेटल क्या होता है? अधातु जिसे बोलते हैं नॉन मेटल। देखिए अब ये क्या होते हैं, अब इनमें क्या होता है कि इसमें जो है ना ऊपर कम क्रियाशील होता है और नीचे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं आपको, ऊपर कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील, लेकिन ऊपर कम क्रियाशील लेकिन नीचे ज़्यादा क्रियाशील। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी आपको शायद ये ना समझ में आए, लेकिन अभी हम बताने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर कम क्रियाशील होता है लेकिन नीचे ज़्यादा क्रियाशील होता है, कौन? नॉन मेटल। और ऊपर ज़्यादा क्रियाशील होता है, नीचे कम क्रियाशील कौन होता है? मेटल। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया। देखिए अब हम उसी टेबल पर जा रहे हैं। देखिए इसमें से मेटल हमारा कौन कौन सा है? लिथियम है, सोडियम है, लिथियम है, फिर पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सोडियम भी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कैडमियम, निकल, सब फिर हाइड्रोजन भी है। अब इसमें देखिए ये जो हमारा नीचे वाला तत्व है, इसमें देखिए आया हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और देखिए इससे मेन आप याद कीजिएगा कि अगर ये कहीं दिख जाए श्रेणी में, ठीक, अगर ये दिख जाए कहीं श्रेणी में तो क्या होता है कि ये नीचे वाला ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, मतलब फ्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील होता है एज कम्पेरेटिव टू ये आयोडीन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम कुछ रिएक्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे ये होता है। जैसे हम फर्स्ट रिएक्शन हम एक ले रहे हैं कि एक है हमारा CuSO4 प्लस Zn। अब देखिए इसका हमें रिएक्शन कराना है, तो हमें यही नहीं समझ में आता था कि किसका रिएक्शन होगा किसका रिएक्शन नहीं होगा। देखिए CuSO4, अब इसमें देखिए जिंक दिखा है हमें और Cu। अब देखिए जिंक ऊपर है होता है, अभी आपको ये देखिए जिंक देखिए ऊपर है और हमने लिया है कॉपर। कॉपर कहाँ है? यहाँ पर। अब देखिए ये जो ऊपर वाला तत्व है नीचे वाले तत्व को हटा देता है उसके स्थान से, मतलब देखिए ये जो जिंक है ये कॉपर का स्थान ले लेगा और हमारा रिएक्शन बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, अब देखिए ये तो बन गया। अगर मान लीजिए हम फिर से यही वाला रिएक्शन ले लें ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या रिएक्शन हमारा फिर से प्राप्त होगा? तो देखिए Zn कहाँ है? Zn तो ऊपर होता है और Cu कहाँ है? Cu तो नीचे होता है, मतलब इसमें रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये मतलब कॉपर जो है जिंक का स्थान नहीं ले सकता, मतलब ऊपर वाला जितने भी तत्व है वो नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नो रिएक्शन। ठीक, नो रिएक्शन। अगर मान लीजिए हम यहीं पर एक दूसरा तत्व ले रहे हैं, जैसे हम अब ये मेटल का रहा, हमने मेटल का एग्जांपल लिया। ठीक, अब हम नॉन मेटल का एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए क्या होता है नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल में क्या होता है कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि NaCl का। ठीक, हम यहाँ पर ले रहे हैं NaCl का रिएक्शन हम करा दे रहे हैं। NaCl का रिएक्शन हम फ्लोरीन से करा दे रहे हैं। ठीक, फ्लोरीन से नहीं, हम आयोडीन से करा दे रहे हैं। ठीक, आयोडीन से करा दिए। देखिए अब क्या होता है कि NaCl ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल में क्या होता है कि नीचे वाला ज़्यादा क्रियाशील। अब यहाँ पर देखिए Cl और I, Cl कहाँ है? Cl यहाँ पर है और I2 कहाँ है? यहाँ पर। तो अगर यही मेटल रहते तो ये प्रतिस्थापित कर देता, आयोडीन Cl का स्थान ले लेता, लेकिन ये क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल वाला क्या करता है कि ये जो है I2 ये Cl को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा नो रिएक्शन, मतलब यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम यहीं पर ले लें NaCl फिर फ्लोरीन ले लें, ठीक, तब देखिए क्या होगा, तब ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए ये जो फ्लोरीन है ये Cl का स्थान ले लेगा, मतलब NaF बन जाएगा प्लस Cl। ठीक, ये इस तरह रिएक्शन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है नीचे वाला तत्व जो है
ऊपर वाले तत्व को प्रतिस्थापित करेगा, किसमें, नॉन मेटल में। और मेटल में क्या होता है कि ऊपर वाला तत्व जो है नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल एसिड। मेटल एसिड होता क्या है, देखिए एक हम ये रिएक्शन लिए हैं कि Zn प्लस H2SO4। अब देखिए अगर Zn है, अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो ये तो सीरीज में है ही कि ऊपर वाला तत्व जो है नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर देगा, और इस प्रकार हमारा बन जाएगा क्या, बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक, ये तो एक सिंपल सी परिभाषा रहा, ये रिएक्शन भी सिंपल रहा। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हाइड्रोजन गैस है, ठीक, हाइड्रोजन जो गैस है अगर इसके ऊपर मेटल आ रहे हैं तो यह क्या करेंगे कि उस मेटल को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। ठीक, अगर उसी के नीचे अगर कोई तत्व आ जाए तो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे। जैसे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, अभी रिएक्शन लेने से पहले हम आपको यही चीज़ हम लिख कर बता दे रहे हैं। देखिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए नोट्स में। तो हमने अपने ही लैंग्वेज में इसे लिखा है कि क्या, कि जब हाइड्रोजन के ऊपर मेटल आते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक, ये देखिए हाइड्रोजन के ऊपर ही Zn था तो इसने क्या किया कि हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया। और जब यही जो सीरीज़ है इसमें अगर इसके नीचे कोई मेटल आए, ठीक, तो वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि Cu प्लस H2SO4, क्या ये हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये मतलब हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा तो ये किसको मुक्त करेगा, ये ऑक्सीजन को मुक्त करता है, मतलब ऑक्सीजन के वाटर बना लेता है। देखिए यहाँ पर बनेगा CuSO4 तो बनेगा ही, CuSO4 ये तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ ही वाटर बनेगा और वाटर के साथ SO2, इसे आप बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि जैसे Cu है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा बल्कि यह वाटर को मुक्त करता है। ठीक, अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइडों का तापीय अपघटक क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धात्विक ऑक्साइडों का तापीय अपघटक। ये क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड, धातु कोई हुआ, धात्विक ऑक्साइड का मतलब धातु। जैसे हम ले रहे हैं कि कोई HgO है, हमारे एक ऑक्साइड है, क्योंकि ये धातु हो गया, Hg क्या है, धातु, और इसमें ऑक्सीजन केवल जुड़ा है तो ऑक्साइड बन गया, मतलब धात्विक ऑक्साइड का तापीय अपघटन। मान लेते हैं हम HgO को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक, हीट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये डेल लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यह हीटिंग को दिखाता है। ठीक, अब देखिए धात्विक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये देखिए अगर Hg, अगर आप सीरीज देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये जो Hg है ये कॉपर के नीचे आ रहा है। तो ये जब कॉपर के नीचे आता है तो क्या है, इसका मतलब कि यह जो Hg है, Hg ये ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा, मतलब O2 को मुक्त कर देगा। बैलेंस हम करते हैं, यहाँ पर O2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए हुआ कि धात्विक ऑक्साइडों का तापीय अपघटन, धात्विक ऑक्साइड था और इससे हमने जब हीट किया तो ये ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। इसी तरह HAG2O, इससे अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये भी हीट होगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये भी मुक्त कर देगा किसको, Hg+O2 को। ठीक, अब बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये रहा धात्विक ऑक्साइडों का तापीय अपघटन, लेकिन कब, जब ये कॉपर के नीचे आए। ठीक, कॉपर के नीचे आए तब। हम इसे फिर से आपको लिख दे रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, कॉपर के नीचे आने पर जो तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से मान लीजिए क्रिया क्या करते हैं, ये क्रिया किए हुए रहते हैं। ठीक, अगर उन्हें हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वह O2 को मुक्त कर देते हैं। ठीक, इसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब सोचिए कि ये कॉपर के नीचे आए तो ऑक्सीजन को मुक्त किया, अगर कॉपर के ऊपर आए तो क्या ये ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे या नहीं, इसे हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा एक रिएक्शन हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक, अब इसे हम क्या किए, इसे हम गर्म किए। अब देखते हैं कि यह क्या करेगा, ये जो है ZnO, यह
मतलब इसी रूप में रहना सेटिस्फाइड करता है, मतलब संतुष्ट रहता है इसी रूप में, मतलब इससे गर्म करने पर ये नहीं ऑक्सीजन को मुक्त करना चाहता है। ठीक, और इसलिए ये क्या करता है कि ZnO को कितना भी गर्म किया जाए ये क्या करता है, नो रिएक्शन दिखाता है कि मतलब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा Fe मतलब आयरन जिसे बोलते हैं। आयरन के नीचे अगर तत्व है कोई, उससे अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएं तब क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर क्या होता है कि देखिए जैसे हमारा एक रिएक्शन हो गया कि CuO+H2 इसे हम क्या किए, हीट किए। अब देखिए ये क्या करेगा, अगर हीट किए, अगर ये देखिए Fe जो है अगर आप सीरीज़ में देखेंगे तो Cu उसके नीचे आ रहा है, मतलब ये क्या करता है कि ये अपने ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और इस तरह बन जाएगा Cu अकेले रह जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक, मतलब Cu क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा, H2O को दे देता है। Fe के नीचे आने पर अगर मान लीजिए Fe के ऊपर अगर हम मान लेते हैं कि जैसे जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड क्या है, Fe के ऊपर ही आता है, अब सीरीज देख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करें कि H2 के साथ रिएक्शन कराकर हम इसे हीट कर रहे हैं, तब देखिए क्या होता है, तब ये क्या करेगा कि ये तो केवल दिखाया कि Fe के नीचे हाइड्रोजन से क्रिया किया, तो ये जो Cu है ये ऑक्सीजन अपना दान कर देता है और इस तरह वाटर बन जाता है। लेकिन ये जो ZnO है ये ऑक्सीजन को तो मुक्त करना नहीं चाहता है और इसे कितना भी गर्म किया जाए तो इस तरह ये क्या है कि मतलब ZnO को हम कितना भी हीट करें ये क्या करता है कि ये नो रिएक्शन दिखाता है। ठीक, तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक, आप इस श्रेणी को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन सारे रिएक्शन को याद भले ही 1-2 दिन बाद कीजिएगा, लेकिन सीरीज़ को तुरंत याद कर लीजिए, ज़्यादा है नहीं। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।